Hello everyone. This is part 3 of chapter gravitation class 9. हम कुछ टॉपिक्स ग्रेविटेशन के ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मास एंड वेट। देखो, बहुत सारे बच्चे हैं वो मास और वेट में हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि मास क्या होता है, वेट क्या होता है, मास दे रखा है वेट कैसे निकालेंगे, वेट दे रखा है तो मास कैसे निकालेंगे, कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज होती है। तो बहुत जो बच्चे हैं वो इसी में कंफ्यूज होते रहते हैं। तो आज मैं आपको ट्राई करूंगी कि आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम मास की बात करेंगे। तो मास होता क्या है? द मास ऑफ अ बॉडी इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्सिया। देखो, जब हमने इनर्सिया की बात की थी तभी भी मैंने आपको बताया था इनर्सिया इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी। इनर्सिया क्या होता है? मास ऑफ बॉडी। अगर मास ऑफ बॉडी ज्यादा है तो इनर्सिया ज्यादा होगा। अगर इनर्स सॉरी अगर मास ऑफ बॉडी कम है तो इनर्सिया भी हमारा क्या होगा? कम होगा। तो एक्चुअल में जो इनर्सिया और मास ऑफ बॉडी है वो है क्या? मास और इनर्सिया बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो बॉडी को अपने आप चलने से रोकती है। मतलब एक रेसिस्टेंस पैदा करती हैं बॉडी के अंदर। कैसे क्या करती हैं? रेसिस्टेंस। जैसे इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी में जो अगर सॉरी कंडक्टर के अंदर जो रेसिस्टेंस होता है ना, जो चलने से मतलब उसको फ्लो करने से इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है, ऐसा ही हमारी बॉडी के अंदर हमारा मास होता है जो हमें चलने से रोकता है। अब आप सोचोगे कैसे? अब आप दो एग्जाम्पल लो। एक बॉडी है हमारे पास 10 kg की, ठीक है, एक पर्सन है 10 kg का, एक पर्सन है 50 kg का। कौन सा पर्सन है वो जो किस ज्यादा वेलोसिटी से भाग सकता है? 10 kg वाला है, 50 kg वाला? तो जिसका मास कम होगा उसकी वेलोसिटी हमेशा ज्यादा होती है। अब देख सकते हो कि एक तो 200 kg का, अगर हम एक किसी पर्सन की बात करें जिसका ओवर वेट है, जो 200 kg है, वो तो आराम से चल फिर भी नहीं सकता, दौड़ने की बात तो अलग है। क्यों? सब चीजें तो है उसके पास, पैर भी है, हाथ भी है, सब कुछ है। चलने के लिए पैर, हम चलने के लिए क्या यूज होता है? पैर। पैर हमारे पास भी है, उसके पास भी है, फिर वो क्यों नहीं चल पाता? क्यों? क्योंकि उसका जो वेट है, उसका जो मास है, सॉरी नॉट वेट, जो उसका मास है वो बहुत ज्यादा है। तो वो उसको कल क्या कर रहा है? उसको चलने से रोक रहा है, उसमें रेसिस्टेंस डेवलप कर रहा है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिंग फोर्स, ठीक है। तो जो मास है वो क्या होता है? इनर्सिया होता है बॉडी का, ठीक है। द मास ऑफ अ बॉडी इज मेजर ऑफ इट्स इनर्सिया, जो बॉडी को चलने से रोकता है। इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज मोर, इट्स इनर्सिया इज मोर, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो आपको समझ में आया मास क्या है? इनर्सिया ऑफ द बॉडी। द मास ऑफ अ बॉडी इज कॉन्स्टेंट एंड डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाँ, जो आपका मास होता है ना जो बॉडी का, वो क्या होता है? कॉन्स्टेंट, सेम ओवर एवरीवेयर, इट विल बी सेम, इट विल नेवर चेंज। जैसे हमारा जो वेट है वो चेंज हो जाता है, बट जो मास है, मास क्या होती है? एक्चुअल क्वांटिटी। क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द बॉडी। कि मतलब जो हमारे अंदर जिस मैटर से हमारी बॉडी मिलके बनी है, जिन एटम से, जिन मॉलिक्यूल्स, जो कुछ भी हमारे अंदर है, उनका जो एक्चुअल क्वांटिटी है उनकी, उसको क्या बोलेंगे हम? मास, ठीक है। तो वो हम बॉडी का वो क्या है? वो चेंज नहीं हो सकता। अब देखो, द एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। तो एसआई यूनिट क्या है? केजी। समझ में आया सबको? मास, जब भी हम मास की बात करें तो आपको दो चीजें याद रखनी है। सॉरी, इनर्सिया, सेकेंड थिंग कांस्टेंट। दो चीजें आपको याद रखनी है। जो मास है वो किसके इक्वल? इनर्सिया ऑफ द बॉडी, मीन्स एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ द बॉडी, एंड इट इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। एंड एसआई यूनिट ऑफ मास इज केजी। अब हम बात करेंगे वेट की। वेट क्या होता है? द वेट ऑफ अ बॉडी इज द फोर्स विच एक्ट्स द अर्थ, विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी। तो वेट, जब भी हम वेट की बात करें तो हम बात करेंगे फोर्स की। वेट इज फोर्स, मास इज इनर्सिया, वेट इज फोर्स। वेट एक फोर्स ही होता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों? न्यूटन। तो वेट की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। तो ये चीज याद रखें, वेट एक फोर्स होता है, मास एक इनर्सिया होता है। तो और फोर्स, कौन सा फोर्स? देखो यहाँ पर जो ये बॉडी है, हमेशा हर एक बॉडी किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है? अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो जो ये अट्रैक्शन है ना,
अट्रैक्शन टुवार्ड्स अर्थ। अट्रैक्शन क्या होता है? फोर्स। ये अट्रैक्शन क्या है? फोर्स। जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है टुवार्ड्स अर्थ, दैट इज कॉल्ड वेट। हर एक बॉडी, ये एक हमारा, ये कोई भी बॉडी है, एवरी बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द अर्थ। दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ विच इट इज अट्रैक्टेड टुवार्ड्स द अर्थ इज कॉल्ड वेट ऑफ द बॉडी। समझ में आया? कोई भी बॉडी जिस भी फोर्स से अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं? वेट। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा वेट क्या है, एक फोर्स है, तो इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूला निकालेंगे कैसे? F इज इक्वल टू एम जी। अब देखो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई है। अब हम न्यूटन्स न्यूटन्स लॉ हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, और न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन। हमने क्या कहा है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवार्ड्स अर्थ। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवार्ड्स अर्थ लग रहा है, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगी? जी के। दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन किसके ड्यू टू है? अर्थ की ग्रेविटी के ड्यू टू, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के ड्यू टू ये एक्सेलरेशन यहाँ पर लग रही है। तो इसीलिए ए इक्वल होगा जी के। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ गया? एफ इज इक्वल टू एम जी। होप यू अंडरस्टूड। तो हमारे पास जो वेट निकालने का फॉर्मूला है दैट इज एफ इज इक्वल टू एम जी। बट यहाँ पर इसी फोर्स को क्या हम किससे चेंज करेंगे? वेट से। सिंस वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स with which the earth attracts the body, W is equal to mg। तो यहाँ से हमारे पास क्या है? W is directly proportional to m। अगर आपके पास मास ज्यादा है तो वेट भी ज्यादा होगा। ठीक है, वेट मास कम है तो वेट भी कम होगा। द वेट ऑफ अ बॉडी चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हाँ, ये चेंज होगा प्लेस टू प्लेस। देखो यहाँ पर जो W है वो किस किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? M और G के ऊपर। जो मास है, ये मास ये तो कांस्टेंट है, ये तो कभी चेंज नहीं होता, हम पढ़ चुके हैं यहाँ पर मास। बट जो ये जी है, ये वेरिएबल है, ये चेंज होता है। तो अगर किसी कांस्टेंट को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी कैसी आएगी? वेरिएबल। मान लो ये जो मास है वो तो 5 हो गया, बट जी है, कभी 2 है, कभी 10 है, कभी 12 है, कभी 6 है। तो किसी भी कांस्टेंट को जब हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो क्वांटिटी आएगी वो भी क्या आएगी? एक वेरिएबल क्वांटिटी आएगी हमारे पास। तो यहाँ पर जो वेट है वो क्या है? प्लेस टू प्लेस चेंज हो रहा है, दैट इज वेरिएबल। दैट्स द यूनिट ऑफ वेट इज द सेम एज फोर्स, न्यूटन। अभी मैंने आपको बताया वेट एक फोर्स ही होता है, इसीलिए उसकी यूनिट भी क्या रहेगी? सेम लाइक फोर्स, दैट इज न्यूटन। मास क्या है आपके पास? इनर्सिया। ठीक है, यहाँ आपका इनर्सिया क्या है? मास। तो इसकी यूनिट भी क्या रहेगी? जो मास की यूनिट होती है, केजी। ओके। तो आपको दोनों चीजें समझ में आई। तो जो मास है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी हुआ, और जो आपके पास वेट है वो एक वेरिएबल क्वांटिटी। एंड मास इनर्शिया होगा बच्चों, और वेट फोर्स होगा। होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब वेट हम निकालते कैसे हैं? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून। यहाँ पर हम निकालेंगे वेट ऑन मून, कि मून के ऊपर कितना वेट होगा। अभी हमने जो वेट निकाला है ये mg, ये आया है हमारे पास अर्थ पे, ये अर्थ पे वेट है। अब हम वेट निकालेंगे मून पर। अब देखो वेट क्या है आपके पास? वेट किसको बोलते हैं? फोर्स को। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? जी m1 m2 by r square। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। और वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। यहाँ पर एक मास किसका होगा? हम मून की बात कर रहे हैं, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो एक मास होगा हमारे पास मून का, एक मास होगा आपके पास ऑब्जेक्ट का। समझ में आया? जब हम बात कर रहे थे अर्थ की, तो यहाँ पर हम मास लेते थे अर्थ का और एक ऑब्जेक्ट का। अब मून की कर रहे हैं तो ये मास है मून का, ये मास है आपके ऑब्जेक्ट का। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या किया? अब हमने इसको कंपेयर किया। ये आपका वेट है आपके पास किस चीज का? मून पे। ये वेट है आपका अर्थ पे। अब देखो, अब हमने कंपेयर कर दिया किस 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 चीज को? वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ। तो जी एम एम बाय आर स्क्वेयर, ये किसके लिए है? मून के लिए, कंप्लीट। अब हमने क्या किया? हम डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई करेंगे,
तो क्या आ जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये है आपका अर्थ के लिए। जो आप ऐसे करोगे तो आपका जो ये मास है, इस मास से कैंसल आउट हो जाएगा। आपका जो जी है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो किस किस का रेशियो आया, एम एम बाई एम ई इंटू आर ई बाई आर एम, और इसका स्क्वायर। अब हमने देखा जो मास ऑफ अर्थ होता है वो 100 टाइम्स होता है मास ऑफ मून। मतलब मास ऑफ अर्थ इज 100 टाइम्स मास ऑफ मून। ठीक है, 100 टाइम्स होता है मास ऑफ मून के मास ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे हमने रख दिया तो ये भी कट जाएगा। अब जो आपका रेडियस होता है, रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। रेडियस ऑफ अर्थ इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 RM और बाय RM। तो यहां से ये भी कट जाएगा। तो क्या बचा आपके पास, 4 का स्क्वायर 16/100, तो कितना आएगा आपके पास, अप्रोक्सीमेटली 1/6। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 1/6 आता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या आया कि अगर हम कंपेयर करें वही वेट मास, सॉरी वही वेट मून पर, वही वेट अर्थ पे, तो वो एक दूसरे का क्या क्या होगा, 1/6। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, WM इज इक्वल टू 1/6 ऑफ WE। अगर हमारे पास बच्चों WE दे रखा है, WE का मतलब क्या है, वेट ऑन अर्थ। अगर वेट ऑन अर्थ दे रखा है और हमें वेट ऑन मून निकालना है तो क्या करेंगे हम, उसका 1/6। फॉर एग्जाम्पल जो वेट है आपके पास वो अर्थ के ऊपर 60 न्यूटन है, और आपसे पूछ लिया क्या वेट क्या होगा मून पे, तो क्या करेंगे, 1/6 ऑफ W ऑफ E, 1/6 इंटू 60, 10 न्यूटन आ जाएगा आपका। तो यहां से हमारे पास रिलेशन आ गया, यहां से हमारे पास एक रिलेशन ये हमें पता लग गया कि जो वेट होगा मून पे वो 1/6 होगा वेट ऑन द अर्थ। क्लियर द पॉइंट। तो अगर हमें वेट ऑफ अर्थ दे रखा है तो हम वेट ऑफ मून निकाल सकते हैं, अगर वेट ऑन मून दे रखा है तो हम वेट ऑन अर्थ निकाल सकते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है दैट इज 1/6। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से सिंपल वेट ऑन मून की बात करें तो जो हमारे पास WM की वैल्यू है वो यहाँ पर कितनी आ जाएगी, GMM/RM²। अगर हम इनको पुट कर देंगे तो हम वो भी निकाल सकते हैं, बट हमें क्या निकालना है, हमें कंपेयर करना है कि मून और अर्थ में क्या रिलेशन है वेट निकालने का, दैट इज 1/6। और ये भी आप वैल्यूज याद रखें, जो मास ऑफ अर्थ होता है वो 100 टाइम्स होता है मास ऑफ मून के, और जो रेडियस ऑफ अर्थ होता है दैट इज 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। क्लियर, मूव टू नेक्स्ट। ये न्यूमेरिकल है। देखिए, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, वट इज इट्स वेट ऑन द अर्थ। वेट निकालना है आपको अर्थ पे। यहाँ पे आपको मास दे रखा है 10 kg, और इन्होंने पूछा वट इज इट्स वेट ऑन अर्थ। ये आपको ये पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़ना है कि वेट कहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, आपके केस में दो ही पूछे जाते हैं वेट, या तो अर्थ पे पूछा जाएगा या मून पे पूछा जाएगा। तो अब वेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, mg, m, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m हियर, 10, g, g की वैल्यू अर्थ पे क्या होती है, देखो जब अगर आपको इसकी वैल्यू 10 गिवन है न्यूमेरिकल में तो आप 10 लोगे, अगर ये गिवन नहीं है न्यूमेरिकल में तो आप लोगे 9.8। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, 9.8। तो कितनी आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, 98 न्यूटन। तो हमारा जो वेट होगा अर्थ पे वो क्या आएगा, 98 न्यूटन। अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाए वट इज इट्स वेट ऑन द मून, अगर मून पे पूछा जाए, देखो मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर रही हूँ, ये है आपके पास अर्थ पे, अब हम पूछ रहे हैं मून पे, WM। अभी हमने पढ़ा कि क्या रिलेशन होता है, 1/6 ऑफ W ऑफ E। तो 1/6 इंटू W ऑफ E क्या है आपके पास, 98। तो क्या आ जाएगा, 98/6 न्यूटन। ठीक है, ये आप इसको आगे सोल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास जो मून, अगर मून पे पूछा जाए दैट इज 98/6 न्यूटन, 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ।
मैं इसको एक तरीके से आपको और बताती हूँ। कई बार क्या पूछा जाता है, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg, वट इज इट्स मास। वो मास ही पूछेंगे आपसे, वट इज इट्स मास ऑन मून, वट इज इट्स मास ऑन मून। द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट यहां पर लिख देंगे ऑन अर्थ इज 10 kg, एंड वट इज इट्स मास ऑन मून। बहुत बार पूछा जाता है और हम बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ते नहीं है कि मास पूछा गया है या वेट पूछा गया है। उन्होंने देखा भी मास दे रखा है और उन्होंने मून वेट पूछा होगा, सीधा जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हम निकाल देते हैं। दैट इज रॉन्ग। इन्होंने पूछा मास। मैंने आपको दो चीजें बताई, मास क्या होता है, इनर्शिया ऑफ द बॉडी, एंड सेकेंड थिंग दैट इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। मास को आप अर्थ पे मेजर करो, मास को आप मून पे करो, कि किसी भी प्लेनेट पे करो, मास नेवर चेंजेज, मास इज कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका तब उस टाइम पे क्या रहेगा आंसर, सेम 10 kg। तो देखो एक न्यूमेरिकल में हमने 3 न्यूमेरिकल्स को सोल्व किया, होप यू अंडरस्टूड। मूव टू द नेक्स्ट। एन ऑब्जेक्ट वेट्स 10 N व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। एक ऑब्जेक्ट का जो वेट है, वेट 10 N। देखो कई बार ना हमें यहाँ पर मास लिख दिया जाता है और यहाँ पर 10 N। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको इन चीजों पे ध्यान कम देके आपको यूनिट पे ज्यादा ध्यान देना है। यूनिट से आपको पता लग जाएगा कि ये मास दे रखा है या आपको वेट दे रखा है। ऑब्जेक्ट वेट 10 N व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, व्हाट वुड बी इट्स वेट व्हेन मेजर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मून। बताओ क्या रिलेशन है वेट ऑन मून और वेट ऑन अर्थ। This is weight on earth and they are asking weight on moon. बताओ क्या रिलेशन होगा, डब्ल्यू ई इज इक्वल टू, सॉरी, डब्ल्यू एम इज इक्वल टू 1/6 ऑफ डब्ल्यू ऑफ ई। तो 1/6 इंटू 10, 5/3 N। दिस इज वेट ऑन मून। हमने पढ़ा ना अभी अभी, जो वेट ऑन मून है वो 1/6, तो वेट ऑन अर्थ है। तो वेट ऑन अर्थ आपको गिवन है यहाँ पर 10 N, तो वेट ऑन मून आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, what are the difference between the mass of an object and its weight। बताओ क्या होगा, क्या डिफरेंसेस हैं हमारे मास एंड वेट में। मास फर्स्ट पॉइंट इनर्शिया होता है, वेट आपका फोर्स होता है, ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। ठीक है, तो मेन मेन पॉइंट्स तो हमारे यही होते हैं, मास और वेट के जो डिफरेंस होते हैं। जो मास है वो इनर्शिया ऑफ द बॉडी होता है, जो आपका वेट है वो वेरिएबल होता है। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो, इसकी यूनिट केजी होती है, इसकी यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, 3 डिफरेंसेस इनफ है। ठीक है, तो आपको मेन मेन चीज आपको याद होनी चाहिए, मास इनर्शिया ऑफ द बॉडी है, दैट नेवर चेंजेस, कांस्टेंट, यूनिट केजी है, वेट आपका फोर्स होता है। ठीक है, कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, with which a body is attracted towards the earth, or that is variable and its unit is Newton। Why is the weight of an object on the moon 1/6 its weight on the earth। तो आप बताओ क्यों होता है, ये हम प्रूव कर चुके हैं यहाँ पर। सेम थिंग आपको ये बतानी है, कैसे आया हमारे पास 1/6। ठीक है ना, ये हम प्रूव कर चुके हैं। द वेट ऑफ द मून ऑन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून इज अबाउट 1/6 ऑफ इट्स वेट ऑन द अर्थ। तो आपको यही चीज यहाँ पर प्रूव करनी है, सेम थिंग आपको निकालनी है। तो निकाल दोगे ना, तो यहाँ पर हमें ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ये हमें प्रूव, यही बात प्रूव कर रही है, डब्ल्यू ऑफ एम इज 1/6 ऑफ डब्ल्यू ऑफ। नेक्स्ट, हाउ डज द, सॉरी, दिस इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज। तो हमने जो टॉपिक्स है हमारे कंप्लीट हो गए हैं ग्रेविटेशन के। बहुत सारे जो टॉपिक्स थे इस चैप्टर के, वो जो पोर्शन था वो इस सेमेस्टर में आपको नहीं दिया गया है, मतलब इस ईयर वो आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है कुछ पोर्शन।
ठीक है, तो ऐसा बहुत कम पार्ट है जो हमने स्टडी किया है। अदर पार्ट दे हैव डिलीटेड, तो हम वो स्टडी भी नहीं करेंगे, तो हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज पे जाते हैं। जब भी आप बच्चों को जब भी किसी भी टॉपिक को पढ़ें, तो आप सबसे पहले तो उस बुक पे सब टॉपिक्स पे अपने निशान लगा लें, मार्क लगा लें कि आपको कौन कौन से टॉपिक इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं। कि बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट हो गए हैं आपके सिलेबस से, तो आप सिलेबस का जरूर ध्यान रखें। तो हाउ डज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स चेंजेज व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस टू हाफ। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। How does the force of gravitation between two objects mass m1 and mass m2 change when the distance between them is reduced to half? जब हम डिस्टेंस को हाफ कर देंगे तो वो कैसे चेंज होगा। F2 बताओ कैसे चेंज होगा। आपने डिस्टेंस हाफ कर दिया, जो ये R था अब आपने क्या कर दिया, उसको R/2 कर दिया। अब बताओ कैसे चेंज होगा। दिस इज जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर बाय 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर ये F1 है। तो जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर किसके इक्वल है, F1 के इक्वल है। तो F2 किसके इक्वल आ गया, 4 ऑफ F1। तो ये है आपका जो फोर्स होगा आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज 4 टाइम्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिफोर। ठीक है, अब जब आपने डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बच्चे वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। बहुत बार अगर आप बताओ, अगर हमें इसमें मासेस डबल हो जाए तो क्या होगा। अगर आप दोनों मासेस को भी डबल कर दो तो क्या होगा, m1 और m2 को भी डबल कर दो। तो मैं यहाँ पर निकालती हूँ, अगर मैं F3 में क्या करूं, मैंने मासेस को डबल कर दिया, तो G 2m1 इंटू 2m2। अब डिस्टेंस को सेम रखा, डिस्टेंस चेंज नहीं किया, तो क्या आ जाएगा 4 जी m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। सेम F3 इज इक्वल टू 4 ऑफ F1। तो अगर हम मास को डबल कर रहे हैं तो भी हमारे पास 4 टाइम्स हो रहा है, या डिस्टेंस को हाफ कर रहे हैं तभी भी 4 टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द न्यूमेरिकल। नेक्स्ट, gravitational force acts on all objects in proportion to their masses. Why then a heavy object does not fall faster than a light object? तो बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक्ट कर रहा है सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर सेम प्रपोर्शन में, तो हैवी ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल फास्टर देन अ लाइट ऑब्जेक्ट। बट ऐसा क्यों नहीं हो रहा। What is the formula for it? देखो दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वेयर। अब बताओ ये किस किस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वेयर। देखो यहां पर अगर हम बात करें वेट की, वेट किसके इक्वल होता है, mg के, और यही किसके इक्वल होता है हमारे पास फोर्स के। अगर हम बात करें इसके अंदर एक, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स है किसके ड्यू टू लगता है बच्चों, किसके ड्यू टू लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, मास ऑफ अर्थ के ड्यू टू। तो यहाँ पर क्या आएगा, जी एम बाई आर स्क्वेयर।
और अगर ये हम इसके इक्वल रख दें इस एफ को इस एम जी के इक्वल, तो क्या आ जाएगा, एम जी इज इक्वल टू जी एम बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, तो यहां से ये एम जो मास है आपका ये कैंसिल हो जाएगा, तो जी किसके इक्वल आ जाएगा, जी एम बाय आर स्क्वेयर। ठीक है, अब आप देखो जो ये जी है, जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो ऑब्जेक्ट पर लग रही है, क्या ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है? क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ ऑब्जेक्ट? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, नो, it is independent on mass of object, it depends only on मास ऑफ प्लेनेट। वो अर्थ भी हो सकती है, किसी मून की बात है तो मून हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट दैट इज मास ऑफ द प्लेनेट नॉट ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये या तो बात या हैवी ऑब्जेक्ट है या लाइट ऑब्जेक्ट है, दोनों के ऊपर जो जी की वैल्यू है वो क्या रहेगी, सेम। हैवी ऑब्जेक्ट पर भी जी सेम लग रहा है, लाइट ऑब्जेक्ट पर भी जी सेम लग रहा है, तो उनमें से दोनों ही क्या आएंगे, सेम वेलोसिटी से नीचे आएंगे, उन दोनों की जो स्पीड है वो फास्ट या स्लो नहीं होगी। ठीक है, समझ में आया? क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो वैल्यू ऑफ जी है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर द पॉइंट? तो यहाँ पर आपको इससे समझ में आया ये, हमने कंपेयर करके देखा तो हमारे पास जी की वैल्यू इंडिपेंडेंट आई किसके ऊपर, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है, ध्यान दो, जहां पर भी आपको पॉइंट लगे उसको अंडरलाइन कर लो। फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्मूला जी m1 m2 बाय आर स्क्वेयर बिटवीन द अर्थ। एक मास किसका है, अर्थ का, तो अभी मैं दोबारा फॉर्मूला लिखती हूँ, मास ऑफ अर्थ इज कैपिटल एम एंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉल एम बाय आर स्क्वेयर। अब देखो यहाँ पर दे रखा है मास ऑफ अर्थ, क्या है मास ऑफ अर्थ, 6 × 10⁻²⁴ और दूसरा मास क्या है आपके पास ऑब्जेक्ट का, 1 kg। सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस, 6.4 × 10⁻6 मीटर। निकालो क्या होगा, जी की वैल्यू क्या होती है, 6.67 × 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 इंटू 1, 6.4 × 10⁻6 स्क्वेयर। ठीक है, समझ आया? तो हमने सब वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो जब हम यहां से देखते हैं तो जो हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू आती है दैट इज 9.8 न्यूटन। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली आपके पास, 6.4 × 6.4 × 10⁻12। ठीक है, तो अगर मैं इसको मैं अगर अप्रोक्सीमेट करूँ तो मेरे को 10 में आएगी वैल्यू, क्योंकि अगर मैं इस 6 से इसको कैंसिल कर देती हूँ, इस 6.67 से इसको कैंसिल अगर मैं कर देती हूँ, तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू किस में आएगी, 10 में आएगी। यहाँ पर क्या बचेगा ऊपर, 10⁻13 बाई 10⁻12। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 10 में। ठीक है, वो 10 में क्यों आई है हमारे पास, क्योंकि हमने ये अप्रोक्सीमेट लिए हैं, अगर आप डिवाइड करोगे तो वो किस में आएगी, 9.8 न्यूटन। क्लियर? तो आपको ऐसे ही सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास। द अर्थ एंड द मून आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ और मून का केस है ये, हमने जब टॉपिक किया तभी भी मैंने आपको इसकी पिक्चर भी दिखाई थी, फर्स्ट वीडियो में ही है, फर्स्ट पार्ट में। The Earth and the Moon are attracted to each other by gravitational force. Does the Earth attract the Moon with a force that is greater or smaller or the same as the force with which the Moon attracts the Earth by? बताओ। मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। जब मैं न्यूटन्स के लॉ स्टडी किए थे, न्यूटन्स लॉ में मैंने आपको 3 थिंग्स मैंने आपको बताई थी। जो फर्स्ट लॉ है
वो डेफिनेशन बताता है। जो सेकंड है वो कैलकुलेशन बताता है। जो थर्ड है वो प्रॉपर्टी बताता है। वो प्रॉपर्टी क्या थी? एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है ना। और जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो थर्ड लॉ को फॉलो करता है। ठीक है। एवरी एक्शन हैज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, जब ये ऑब्जेक्ट इसको जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, सेम फोर्स से ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा। समझ में आए? जो फोर्स होगा, अगर इन दोनों के बीच में, अगर ये इसको 2 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये भी इसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? 2 न्यूटन से इस डायरेक्शन में। तो अगर ये एक्शन है आपके पास, तो सेम आपके पास क्या होगी? रिएक्शन होगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसको फॉलो करता है? थर्ड लॉ को। ठीक है, न्यूटन थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है, अर्थ और मून के बीच में, अब आप बताओ, जो अर्थ और मून के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उस केस में डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द फोर्स दैट इज ग्रेटर? क्या वो ज्यादा से अट्रैक्ट करेगी, स्मॉलर स्मॉल से करेगी, या सेम? तो क्या आंसर होगा आपके पास? एक्शन एंड रिएक्शन सेम, 2 न्यूटन, तो 2 न्यूटन ही यहां पर। तो क्या होगा आंसर? सेम। एवरी एक्शन हैज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स फॉलोज थर्ड न्यूटन थर्ड लॉ विच टेल्स एवरी एक्शन हैज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो द अर्थ एंड मून अट्रैक्ट्स विद ईच अदर विद द सेम फोर्स। ओके, तो यहां पर क्या आएगा आपका आंसर? सेम फोर्स। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक स्टडी किए, हमने चैप्टर कंप्लीट किया और कुछ एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी डिस्कस की। इस वीडियो में इतना ही। जो हमारे एनसीईआरटी एक्सरसाइज बच गई है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।